Hi friends, this is Karn and welcome to Karn IAS PCS Academy. Friends, हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं आज उसी कड़ी में जो देखने वाले हैं पर्यावरण और सतत विकास। जी हाँ, पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चंस अभी तक भारत के किसी भी एग्जाम में पूछा गया है उसको इस PDF के माध्यम से, आज के क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? जल, भूमि, वायु, पौधा, पशु की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व है। जी हाँ, पर्यावरण एक तरह से दो शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे होता है क्या, कोई भी चीज़ है उसके जो आवरण है यानी जो कवर है वो पर्यावरण के रूप में कार्य करता है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहता है। जी हाँ, एक तरह से घेरा डाले रखा है। दूसरा, भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्व की अंतःक्रिया व्यवस्था जो संबंधित है अंतःक्रिया से, यानी सभी चीज़ें क्या कहलाता है? तो पर्यावरण के पार्ट है। यानी सिंपल सी बात है, ये पर्यावरण कोई आवरण है, उसके अंदर जो जैविक है, अजैविक है, सबके बीच में जो एक दूसरे संबंध है वो किसके अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत। दो है कि पर्यावरण किससे बनता है, यानी किससे किससे बना होता है? जैविकीय घटक होता है, अजैविक घटक होता है, भू आकृतिक घटनाएं, यानी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन BPSC में 53वीं से 55वीं में पूछा जा चुका है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकृत का अंश नहीं है? तो नहीं कौन सा है? जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े, भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, ये तीनों है। यानी नहीं जो है वो ऑप्शन ए नहीं है। नेक्स्ट, धारणीय विकास या सतत, यानी सतत विकास की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका कुछ जो डिफिनीशन स्टैंडर्ड है देख लीजिए। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। नहीं समझे, मतलब सीधा सीधी है कि आप जो प्राकृतिक संसाधन उसको ऐसे यूज कीजिए, ऐसे उसका इस्तेमाल कीजिए, ऐसे प्रयोग कीजिए अपने लिए, ताकि आपकी ज़रूरत भी पूरा हो जाए और आने वाले पीढ़ी की भी ज़रूरत भी संरक्षित रहे, यानी पूरा हो जाए। इसका मतलब सीधा सीधी यही है। ये जो शब्द है, ये जो पर्यावरण जो मतलब सतत विकास शब्द है, ये पहली बार आया था 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, ये इसका एक रिपोर्ट था। क्या नाम था? तो आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य में ये रिपोर्ट आया था। ठीक है, वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित हुई एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 मतलब क्या होता है कि जो 21वीं सदी है उसमें किस तरह से जो संसाधन है या हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए, ये सब था। पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, जो इसको कहते हैं, जैसे कि इसको रियो सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, जो ये जोहान्सबर्ग वाला है रियो 10 कहलाता है। ठीक है, मुद्दा मेन था। उसके अलावा अब ये जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जी हाँ, इसको आप मेंशन कर लें क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये किस में आया था, ये कब आया था? तो 1987 में, वही आवर कॉमन फ्यूचर सब्जेक्ट से ये आया था। ये किस नाम से आया था ये भी पूछा जाता है कि इसका रिपोर्ट का नाम क्या था? तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट्स। जी हाँ, ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी ये फेमस है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये जो है जो टिकाऊ यानी सतत विकास के कुछ आवश्यकताएं हैं। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित सूचना है और दूसरा मानव के जो क्रियाकलाप है दिनचर्या से संबंधित सूचना। जैसे कि पर्यावरण से बात की जाए तो जैविक अधिवास, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के आधारभूत कारकों का संदर्भ में, उसके अलावा वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है। मानव क्रियाकलाप की बात की जाए तो जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य की उपलब्धता, गैर नवीकरणीय संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर, यह सब इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या देखेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे। 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा हुआ था। यह प्रतिवेदन क्या था, यानी किस नाम से आया था रिपोर्ट? तो आया था, मतलब उसका विषय क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, यानी ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बार बार दो चीज़ पूछा था। एक तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये कब आया है?
जो मॉन्ट्रियल है 1989 में आया है, जबकि जो ब्रिटलिन रिपोर्ट है जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर था वो 1987 में आया है। नेक्स्ट है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? किसके अंतर्गत है? तो प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, जी हाँ। प्रदूषण का नियंत्रण एवं निरोध, यस। निर्धनता के घटाना, यस। यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन चक्र और जल चक्र, जी हाँ। प्राकृतिक में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या कह रहा है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जी हाँ, जिसमें कार्बनिक पदार्थ है उसके अपघटन से, जैसे कि जीवनधारियों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया से या ज्वालामुखी क्रियाओं से या जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ठीक है। स्वपोषित पौधा, जी हाँ, जो खुद अपना भोजन बनाता है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रहण करते हैं। ये ठीक है। अब देखिए कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व की संतुलन बनाए रखता है, यानी जो कार्बन साइकिल है वो वायुमंडल में जो कार्बन की जो मात्रा है उसको क्या करता है? बैलेंस रखता है। दिखाया गया उसको भी देख सकते हैं। क्या कि जैसे कार्बनिक यौगिक या जंतु है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और कार्बनिक जैसे सिल्की है, या फिर बहुत सारा पादप है, ठीक है, जो विघटित होता है। क्या होता है? विघटित होता है। जैसे कि आपको मिल जाएगा क्या? पादप से पेट्रोलियम आता है, कोयला भी जो दब गया कोयला बनता है, जो फॉसल फ्यूल्स वो, या फिर कार्बोनेट में पानी होता है उस चूना पत्थर के निर्माण से। ये सब क्या एक साइकिल है जो क्या हो रहा है? इस सब के माध्यम से क्या हो रहा है कि कार्बन निकल रहा है और वो कहाँ पहुँच रहा है? तो कुछ चाहे श्वसन क्रिया हो या ये सब का विघटन हो, ठीक है, ये सब के विघटन से क्या पहुँच रहा है? तो सब पहुँच रहा है वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति। और वो CO2 क्या होता है? तो जो कार्बनिक यौगिक है, जो अर्थात जो पादप है, जो पौधा है, वो क्या करता है? श्वसन क्रिया यानी जो भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस में, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? उसका यूटिलाइज करता है और फिर वो क्या होता है? ऑक्सीजन के रूप में वो रिलीज करता है। फिर इसी तरह से सर्कल चलते रहता है। तो अब इससे रिलेटेड क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन क्रिया, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? जी हाँ, कौन जोड़ता है? तो आपको इतना तो तय है, पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? कार्बन को नहीं जोड़ता, यानी CO2 को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एज ए रॉ मटेरियल्स। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ए नहीं होगा तो ऑप्शन ये खत्म और ये खत्म, यानी बी और डी में से होगा। तो बी और सी में से कौन होगा? तो ऑप्शन सी, यानी अपक्षय से हो, श्वसन क्रिया से हो या ज्वालामुखी क्रिया से हो, ये सब से कार्बन जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन यूपी PCS, यूपी और IS में भी पूछा जा चुका है। कह रहा है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जल चक्र, ऑप्शन सी। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण जल चक्र को चलित रखता है और जल का वाष्पीकरण करता है और विकिरण के द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण करता है। यानी जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। जी हाँ, जो लाइट आता है तो इवोपरेट हुआ, क्या गया? ऊपर गया, या फिर जो आइस है वो पिघल के ग्राउंड पे आया, फिर ये ऊपर वाष्पीकृत होकर जाता है और ये प्रोसेस चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगा? तो वायुमंडलीय नमी पे। जी हाँ, जितना ज़्यादा नमी होगा उतना बारिश होने की संभावना ज़्यादा होगी। प्रतिरोधित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि बहुत सारे पौधा इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें क्या है? तो प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाता है। जी हाँ, निर्गल नष्ट हो गया उसका जो हेयर्स है, तो फिर बढ़ने की संभावना नहीं रहता है। वो है वायुमंडल। जी हाँ, वायुमंडल मतलब क्या हुआ? रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके कुछ गैस है जो आपको पूछे जाएगा, तो वो देखते हैं सीधा सीधे कौन गैस है जो बार बार पूछा जाएगा। अब पूछा जाता है, आपको टॉप 5 याद करना है। कौन सा है? 2 तो याद होगा ही। पहला नाइट्रोजन
78.08% है, ऑक्सीजन 20 मतलब 21 लगभग 21% मान सकते हैं। लेकिन ये दोनों तो पूछा जाता ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन ट्विस्ट किया तो ये दोनों ना पूछेगा, पूछेगा क्या, आर्गन यानी उसके बाद कार्बन, उसके बाद नियोन, उसके बाद हीलियम, जी हाँ क्रिप्टोन। लेकिन ये दो तो पूछा जा सकता है, इसके तीन कौन कौन, ए से ऑर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड और एन से नियोन यानी ACN, ACN कह सकते हैं, ACN ACN ट्रिक के तौर पे इसकी अमाउंट है। अगर एग्जैक्ट पूछ दे तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर्गन आर्गन कितना है 0.93, वही बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो 0.93 है ना उसे बहुत कम है, कितना है 0.06 मतलब 0.036 और नियोन 0.002। तो इस तरह से ये एटलीस्ट 3 आपको याद होना चाहिए। हालांकि याद तो आप ज़्यादा भी कर, लेकिन ये 3 आपको याद होना चाहिए हर हाल में। और हाइड्रोजन भी, जी हाँ हाइड्रोजन भी, ये कितना है तो 0.00005। बीपीएससी में पूछा गया है 44 बीपीएससी में कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। और आपको बोले थे जस्ट ACN, ठीक है। हाइड्रोजन भी था अंतिम में, तो वो तो बहुत ज़्यादा पॉइंट था, 1 2 3 4 पॉइंट में था। तो ए से क्या था आर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड, एन से नियोन। आर्गन कितना था 0.93, ये कितना था 0.036 नहीं 0.36 था। और नियोन आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है वायु क्या है, एक मिश्रण है। ये भी बीपीएससी में 39 में पूछा जा चुका है। इसमें से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। आपने ऊपर देखा था आर्गन हीलियम था, जी हाँ हीलियम था। आर्गन तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका डेटा याद रखिए 0.93। उसके बाद नियोन, इसको भी बोला है, यानी रेडॉन नहीं था, यानी कौन नहीं है, ऑप्शन सी। उस हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, तो लगभग कितना है 78.08%, बट आप 78% लगभग याद रख सकते हैं। पर्यावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो किसका सर्वाधिक प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं रहा, तब किसका आ जाएगा, तब आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन से क्या है ज़्यादा। बट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी। सेम क्वेश्चन है कि हवा में गैस की मात्रा में सर्वाधिक कौन सा है, नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी। पेड़ पौधा समाप्त होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होगा क्या, जलवाष्प, नाइट्रोजन क्या होगा। क्योंकि पेड़ पौधा के माध्यम से क्या मिलता है O2 यानी ऑक्सीजन मिलता है, रिलीज करता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे, तो क्या खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी आंसर डी। नेक्स्ट कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है, यानी पेड़ पौधे कौन सा काम नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये है, सौर का अवशोषण ये भी है, ऑक्सीजन की विमुक्ति जी हाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है, यानी वायु का प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। जी हाँ पर्यावरण में कौन कौन सुरक्षा देता है, जैसे कि धारणीय विकास हो या कागज के थैले, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यावरण की सुरक्षा में। वही बात की जाए एसी यूज कर रहे हैं तो ये पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। गरीबी का संबंध अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों रूप से पड़ता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं, यानी कुछ सवाल है उसको देखते हैं। से अभिप्राय है, अब सन से क्या अभिप्राय है, तो पर्यावरण गुणों के पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना, जी हाँ उसको डिमिनिस्ट करना, उसको मतलब क्या कहते हैं उसको नकारात्मक प्रभाव डालना उस पर। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, जी हाँ मानवीय क्रियाकलाप हो रहा है उसे क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण पे काफ़ी क्षति पहुंच रहा है। दूसरा पारिस्थितिकीय विभिन्नता के कारण परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, जी हाँ पारिस्थितिकीय विभिन्नता, जी हाँ अलग अलग परिस्थिति विभिन्न है लेकिन उसके परिणाम भी क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है। इसके क्या हो रहा है, उसके नकारात्मक पहलू उभर के सामने आ रहा है और पर्यावरण के लिए असंतुलन क्रिएट कर रहा है। जैसे बहुत सारा घर बन रहा है, ठीक है, ये पर्यावरण के लिए विपरीत है। होना चाहिए था 1/3 क्या होना चाहिए था फॉरेस्ट, लेकिन ऐसा है नहीं ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अपक्षय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है,
तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों को विमुक्त करती है। जी हाँ, किससे संबंधित है? ऑप्शन सी एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो धारणीय विकास है। जी हाँ, वाता अनुकूलन का संबंध भी इससे है और कागज के थैले का भी प्रयोग से है, यानी गरीबी कम करना इसका संबंध नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, मतलब कैसा विकास कि वर्तमान के पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी से कॉम्प्रोमाइज ना करना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए इस तरह से कि भविष्य की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए, इसका सीधा सीधी मतलब है। इसको क्या कहते हैं? अब कह रहे हैं कुछ फैक्ट्स हैं, एक आध दो लाइन का देख लीजिए। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। जी हाँ, धारणीय विकास को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। अब रियो 20 कैसे हो गया? तो जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, जी हाँ, पृथ्वी सम्मेलन पहला, इसके बाद से जो 10 वर्ष पे होता है हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में, और 2012 में हुआ था कहाँ? रियो में, इसलिए इसको रियो 20 कहते हैं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कुल 17 गोल है। जी हाँ, 17 गोल है, SDG 17 के नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन है तो एक बार देख लीजिए, बाकी आपको याद होना चाहिए। 64 मेंस में एक क्वेश्चन सेपरेट इसी से था, इनडायरेक्ट लेकिन सेपरेट था। क्या कह रहा है? पहली बात तो गरीबी को हटाना है। जब गरीबी खत्म होगा तो भूखमरी होगा खत्म, भूखमरी खत्म होगा तो लोग क्या होगा? स्वस्थ होगा, जब स्वस्थ होगा तो शिक्षा मिलेगा, जब शिक्षा मिलेगा तो लैंगिक समानता आएगा। ये 5 आपको एक ट्रिक देख सकते हैं। पहला गरीबी, जब गरीबी जाएगा तो भूखमरी खत्म होगा, भूखमरी खत्म होगा तो स्वस्थ होगा लोग, जब स्वस्थ होगा तो उसमें शिक्षा का प्रसार होगा, शिक्षा आएगा तो लैंगिक असमानता को क्या होगा? समाप्त होगा। ये हो गया। नेक्स्ट 6 में जल, 7 में ऊर्जा। जी हाँ, 7 में क्या है? 7 में क्या है? सनलाइट। सन में 7 प्रकाश अलग अलग कलर का होता है, तो आप मान सकते हैं या ट्रिक बना सकते हैं कि 7 में क्या है? सस्टेनेबल, यही मतलब स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी। ठीक है। 8 में क्या है? आर्थिक। 8 यानी H, 8 में क्या है? आर्थिक। और से 8, और से आर्थिक विकास। इस तरह ट्रिक बना सकते हैं। और से 8, और से आर्थिक विकास। 9 से क्या है? इनोवेशन यानी आई ABCD में 9 नंबर पे आता है, तो इनोवेशन क्या है? नंबर पे आ जाएगा 9 नंबर पर, यानी नवाचार, उद्योग, बुनियादी ढांचे का। आई से इनोवेशन और आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों आई से आता है, 9वें नंबर पर है। 10 में क्या है? 5 में था लैंगिक समानता, और 5 में सभी असमानता में कमी करना। 5 में क्या है? 10 में क्या है? सभी असमानताओं में कमी करना। 11 क्या है? अब देखिए 11 से 14 तक अलग है। जैसे 11 में क्या है कि संभावनीय शहर, यानी 11 में शहर कहते हैं एक एक से बनते एक 11 हो जाता है शहर में। उसके बाद शहर है तो उसके उपभोग, अब उत्पाद पर भी क्या होना चाहिए? जिम्मेदारी होना चाहिए। जब उपभोग होगा। और 13 क्या है? तो 13 खतरनाक होता है, नेगेटिव शब्द माना गया है, तो मान लीजिए 13 क्या है? जलवायु परिवर्तन। 13 क्या है? जलवायु परिवर्तन। फिर 14 में क्या है? जल में जीवन। 15 में स्थल पर जीवन। 16 में 16 से शांति। ठीक है। और 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। इस तरह फ्रेंड्स कुछ ट्रिक बना लीजिए, मैंने इसी तरह से याद किया है, तो आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वही चीज़ है, तो एजेंडा 2030 तक इसको कह सकते हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। जी नहीं, हम लोगों ने कई बार देखा। 1987 था, यानी ये गलत है, ये गलत, ये खत्म। ऑप्शन बी, चूंकि ये 2030 इसका लक्ष्य है। एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो आपने सस्टेनेबल को देख ही लिया कि ऐसा उपयोग करना है कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे और वो भविष्य के लिए भी उपयोगी हो। तो क्या कर रहा है? भूमि का इस प्रकार उपयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी जो गुणवत्ता है वो बना रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसलिए इसको देखना है। तो देखते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो उसमें कुल 172 देशों के प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था। हुआ कहाँ था? तो रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ था? ब्राज़ील में। कब हुआ? 1992 में। और इसके कहते अंतर्राष्ट्रीय
पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट के नाम से भी फेमस है। ये किसके तत्वाधान हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये यूएनईपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसको रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है, जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना किया गया। यानी पहला संस्था कौन सा आया? तो GEF बीच में ई, यानी आजकल जो GF है वो कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी GEF कैसा GF है? तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। नहीं कब आया था? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये पहली संस्था हुआ जो स्थापना हुआ कब? 1992। पहले इसमें 5 संस्था है जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है और जनरली सभी एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। दूसरा UNFCCC, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, के तहत अल्प विकसित देशों को लिस्ट डेवलप कंट्रीज फंड, यानी दूसरा संस्था क्या हुआ? जो अल्प विकसित देश है, ठीक है, विकसित का 3 क्राइटेरिया है, विकसित, ये मतलब निम्न आय वाले, मध्य आय वाले, उच्च आय वाले। निम्न आय वाले तो एक ही है, बट मध्य और उच्च आय वाले में दो है, लोअर मध्य आय, हायर मध्य आय, मतलब लोअर हायर इनकम वाला और हायर इनकम वाला, इस तरह से है। तो लिस्ट डेवलप कंट्रीज फंड जो है ये इसका उपलब्ध कराया गया, किसके लिए? तो अल्प डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए, ठीक है। ये उन देशों के लिए था जिसका नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी NAPPS की तैयारी और कार्यान्वयन की सहायता करता है, ठीक है। अब कह रहा है वर्ष 2001 में COP7 की बैठक कहाँ हुआ? मराकेश आयोजित की गई। इस बैठक से दिशा निर्देश पर जो दिशा निर्देश आया उसमें कुछ और चीज़ें हुआ, जैसे द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SFF मतलब SCCF की स्थापना की गई। ये कब आया? 2001 में, ठीक है। अब लेटेस्ट जो कौन सा है? तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी स्थानांतरण की बातें की जा रही है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे ये है मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो अध्यक्ष कौन? कार्लोस उस समय का था, वो तैयार किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट वही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कुछ जो फैक्ट है। इसमें कुछ एजेंसियां भी है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे। हाँ, ये देख लीजिए, ये कन्वेंशन अभी समय ये पूछा जा सकता है। CBD, उसके बाद UNFCCC, उसके बाद मतलब POP यानी जो परसिस्टेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो वाला है। उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मिनीमाता, ये सब है। इसको देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू से। चलिए देखते हैं। पहले में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था तो किससे संबंधित था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। जी हाँ, ये पहला ये था, तो किस पे था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। नेक्स्ट, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? कौन सी कथन सत्य है? सत्य क्या कह रहा है? यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। कौन सा काम करता है वित्तीय के रूप में? तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। ठीक है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब आज पहले क्लास में बताया, आज के दिन बताया गया कि 21वीं सदी का विश्व कैसा हो। ये एजेंडा 21 है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें और ये क्यों आया एजेंडा 21, कैसे आया, तमाम चीज़ों को देखेंगे। पहली बात, जो 1972 में ये भी पूछा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन, जिससे पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा 5 जून को। ये शुरुआत इसका यहीं से होता है 1972 से ही। कहाँ पे? स्टॉकहोम सम्मेलन से, ठीक है। इसके 20वें वर्षगांठ मनाया गया, 20 वर्ष बाद इसका वर्षगांठ मनाया गया था, जो कहाँ पे? पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरियो में, जो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट के नाम से फेमस हुआ। उसके बाद इस समझौते में क्या हुआ कि इसमें समझौता हुआ एजेंडा 21, मतलब कि ये कैसा भविष्य हो आने वाले 21वीं सदी का, ठीक है। इसके 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा हुआ। क्या हुआ? समीक्षा हुआ। कब समीक्षा हुआ? तो 97 में, यानी इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी 5। जी हाँ, ये अभी तक कहीं नहीं पूछा गया पृथ्वी 5 करके, तो ये ध्यान दीजिए, मार्केबल पॉइंट से पूछा जा सकता है।
ठीक है, आप सवाल के थ्रू देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। क्या कह रहा है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये आया था 92 का ही जो अर्थ समिट है उसी में कि ये सब फॉर्मेशन हुआ था। उसके अलावा जैव विविधता पर अभिसमय यानी किस पे, क्लाइमेट चेंज ऑन डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, CBD। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 3 संस्था हुआ। उसके अलावा डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला, टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए था, ये वित्तीय क्रिया विधियों के रूप में काम करता है। यानी टोटल कितना हुआ, फैसिलिटी एक संस्था, 2 संस्था, 3 संस्था, 4 संस्था। इसमें से एक चीज़ और जो मार्केबल पॉइंट्स है, तो पर्यावरण के लिए बार बार पूछा जाता है, कौन सा है, UNFFC। UNFCCC क्या है, UNFCCC ये प्रत्येक साल पे होता है। इसका जो मीटिंग होता है कॉप, जो कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये होता है इसका भी, लेकिन ये जो होता है प्रत्येक साल पर होता है। और जलवायु परिवर्तन मतलब प्रत्येक साल, बाकी जो जैव विविधता के लिए है, और दूसरा जो डिजर्टिफिकेशन के लिए 2 और 3 साल पे होता है। आप क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। समाचार में कभी कभी दिखने वाले खबर एजेंडा 21 का संबंध किससे था, तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। जी हाँ, एजेंडा 21 ही था ना जी। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।